नमस्कार। जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बिल्कुल जवाब चाहिए। जवाब उनसे चाहिए जो खामोश हैं, जवाब उनसे चाहिए जिन्होंने चुप्पी साध ली है, जवाब उनसे चाहिए जो मौन है। ये खामोशी, ये मौन, ये चुप्पी क्यों है जब ऐसे समय में एक ऐसा चरमपंथी संगठन जो इस देश के कई दंगों में सीधे संलिप्तता रखता हो, जो दिल्ली दंगों से लेकर हाथरस दंगों तक में अपने नाम को सीधे सीधे भुनाता हो, जो करौली और खरगोन के हिंसा के लिए जिम्मेदार हो, जो देश में लव जिहाद का आधार तैयार करता हो, जो देश में हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा होता हो, जो देश विरोधी गतिविधियों में सबसे पहले सामने आता हो, ऐसे चरमपंथी संगठन ने हिम्मत की है कोर्ट को नसीहत देने की, हिम्मत की है एक बार फिर से इस देश को दंगे की आग में झुलसाने की, क्योंकि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ज्ञानवापी मसले में कूद पड़ा है और कूदा भी ऐसे कि सीधे सीधे मानो देश के मुसलमानों को भड़काकर इस देश को एक बार फिर से दंगों की आग में झोंकने का आधार तैयार कर रहा हो। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी के मसले पर कोर्ट को नसीहत दे दी है कि भाई ऐसी याचिकाओं को आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट को नसीहत देता है पीएफआई। इतना ही नहीं, पीएफआई देश के मुसलमानों से कहता है कि ज्ञानवापी के मसले पर मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए और मस्जिद पर कार्रवाई का विरोध करना चाहिए। ये वो चरमपंथी संगठन है जिसने देश को दहलाने के लिए, देश को दंगों की आग में झोंकने के लिए कई स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसा चरमपंथी संगठन अगर हिमाकत करता है देश के न्यायालय को नसीहत देने की, तो मौन क्यों है वो राजनीतिक पार्टियां जो बढ़ चढ़कर सियासत के चश्मे से हर मुद्दे को देखती हैं। कम से कम इस मसले को तो सियासत के चश्मे से नहीं बल्कि सीधे सीधे राष्ट्र की सुरक्षा के मसले से देखना चाहिए। इसीलिए सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। ज्ञानवापी मसला जो कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है, जहां पर सुनवाई निरंतर हो रही है, जहां सब कुछ न्यायालय पर निर्भर कर रहा है, वहां पर पीएफआई का ज्ञानवापी मसले में एंट्री देना क्या ये बड़ा सवाल खड़ा नहीं करता है? आज इसी बड़े सवाल पर हम करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे बड़े मेहमान, विशेष पैनल हमारे साथ होगा कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरीके से इस चरमपंथी कट्टरपंथी संगठन पीएफआई ने एक बार फिर से देश को दहलाने की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखते हैं। ज्ञानवापी मामले में इस्लामिक आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की एंट्री हो गई है। भारतवर्ष को इस्लामिक स्टेट बनाने का नापाक सपना पालने वाला पीएफआई ज्ञानवापी का नाम लेकर देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में जुट गया। वो पीएफआई जिस पर देश भर में विभिन्न हिस्सों में दंगों, हत्याओं और जिहाद के नाम पर उन्माद फैलाने का आरोप है, वो ज्ञानवापी के नाम पर देश में सांप्रदायिक खाई खोदना चाहता है। पीएफआई जो इस्लामिक आतंकी दल सिमी का नया रूप है, पीएफआई जो भारत में पाकिस्तानी आईएसआई की परछाई कही जा सकती है। चाहे वो बेंगलुरु का दंगा हो, चाहे वो शाहीन बाग का मामला हो, चाहे वो हिंदू विरोधी दिल्ली दंगा हो या फिर जहांगीरपुरी, करौली और खरगोन का दंगा हो, हर जगह पीएफआई की संलिप्तता सामने आई है। यहाँ तक कि केरल हाईकोर्ट ने भी पीएफआई को ऐसा संगठन करार दिया जो गंभीर चरमपंथी गतिविधि और साथ ही जबरन धर्मांतरण के मामलों में शामिल है। अब पीएफआई ने ज्ञानवापी मामले को उठाते हुए विरोध का ऐलान कर दिया। पीएफआई का कहना है कि भाजपा शासित राज्यों में मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। काशी और मथुरा को लेकर कोर्ट में किए गए केस को भी पीएफआई ने गलत करार दिया। आतंकी संगठन पीएफआई का कहना है बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान निशाने पर हैं। पीएफआई की ओर से वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के इस्तेमाल पर रोक को भी गलत करार दिया। पीएफआई ने कोर्ट की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा कि अदालतों को काशी और मथुरा के केस नहीं लेने चाहिए थे। इसके साथ ही पीएफआई ने देश भर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की और साथ ही ज्ञानवापी मामले का विरोध करने का आह्वान किया। एक तरफ मामला न्यायालय में है, उसके बाद भी पीएफआई इस्लाम के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काना चाहता है। सुदर्शन न्यूज हमेशा से पीएफआई को बैन करने और साथ ही पीएफआई से जुड़े लोगों पर सख्त एक्शन की मांग करता रहा है।
आज जब पीएफआई ज्ञानवापी के नाम पर देश में भड़काऊ माहौल बनाने की साजिश रच रहा है, तो एक बार फिर से सुदर्शन की पीएफआई पर बैन की मांग प्रासंगिक नजर आ रही है। न सिर्फ राज्य सरकारों बल्कि भारत सरकार को भी चाहिए कि सिमी की तरह ही पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर भी बैन लगाया जाए, ताकि भारत जिहाद के नाम पर सुलगाने के इनके नापाक मंसूबे ध्वस्त हो सकें। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ये कहता है कि कानूनी प्रक्रिया से लड़ेंगे तो अराजकता फैलेगी। कौन सी अराजकता, कौन सा जिहाद? क्या ये सीधे सीधे धमकी नहीं है? क्या ये सीधे सीधे ये चेतावनी नहीं है कि अगर कार्रवाई नहीं रुकती या कार्रवाई होती है तो देश के मुसलमानों को भड़काकर हिंसा की स्क्रिप्ट लिख दी जाएगी, या फिर यूं कहे कि हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? कौन रोकेगा? चुप्पी क्यों है? देश के बुद्धिजीवी भी ना इस पर कुछ बोल रहे हैं, ना पॉलिटिकल पार्टीज इस पर कुछ कह रही हैं, और पीएफआई धड़ल्ले से देश के लोगों को, देश के हिंदुओं को, राष्ट्रवादियों को खुलकर धमकी दे रहा है। इसी पर होगी आज बहस, इसी पर होगी चर्चा। शुरुआत करते हैं, स्क्रीन पर लेकर आए आज के पैनलिस्ट को। 3 विशेष चेहरे इस वक्त आपके सामने आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हिंदू धर्म गुरु हैं और हिंदू मामलों के जानकार डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह जी, बहुत स्वागत। और मुस्लिम स्कॉलर हैं और मुस्लिम मामलों के जानकार हैं मेहताब उस्मानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं शुरुआत मेहताब साहब आपसे ही कर लेती हूँ। हालांकि मेरी शुरुआत तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से होने वाली थी, लेकिन अभी वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इस पर सरकार से भी सवाल मैं जरूर पूछूंगी कि सब कुछ सामने है तो भी डर किस बात का, बैन क्यों नहीं लगता। खैर, जब संकेत जी आएंगे तो उनसे बात होगी, लेकिन पहली बात आपसे ही शुरू कर लेती हूँ। पीएफआई के बारे में आपके साथ बहुत सारी मेरी डिबेट्स हुई हैं, आप बहुत बार इस मसले पर हमारे साथ आए और हर बार आपने एक सवाल उठाया कि सरकार को इस पर बैन लगाना चाहिए। बिल्कुल, हम भी यही सवाल करेंगे, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आप लोग क्यों नहीं इसका खुलकर विरोध करते हैं? पीएफआई देश के मुसलमानों को भड़का रहा है कि मुसलमान एकजुट हो जाएं, विरोध करें, अराजकता फैलेगी। विरोध क्यों नहीं किया गया? कंडेम क्यों नहीं किया गया इस देश के मुसलमानों की तरफ से? देखिए, आपने पीएफआई को तो बोल दिया, लेकिन जो देश में अभी माहौल चल रहा है ना, उसको देख के अराजकता फैलनी जरूरी है। क्योंकि अजमेर दरगाह के लिए अपील लगा दी है, कोई सेना, इतनी तो सेना बनी है आपकी, कोई कर्नली सेना है, कोई ये सेना है, कोई वो सेना है। आज एक महाराणा प्रताप सेना आ गई नई, कहती कि ये तो दरगाह नहीं है, जा रहे हैं ना, क्या गुनाह कर दिया साहब? अरे इस देश में न्यायालय इसीलिए बने हैं, इस देश में न्यायालय इसीलिए बने। आप सुनिए, मुझे था कि मैं आपको पूरा मौका दूं, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपको टोकूं। इस देश में न्यायालय इसीलिए बने हैं कि अगर मन में कोई संशय हो, कोई आपके को विश्वास कहीं पर अगर टिकता है, तो वो कोर्ट की दहलीज पर जाकर पूरा होता है। इस देश के हिंदू और इस देश के मुसलमान दोनों को अधिकार है कि वो कोर्ट की दहलीज तक जाएं। जाने दीजिए, परेशानी किस बात की है? अरे सुन तो लीजिए, सुनाइए। हमें यही काम रह गया कि कोई भी सेना का आदमी आए और जाके एक अपील डाले कोर्ट में, और कोर्ट कहे हाँ जी इंक्वायरी। तो हमारा यही काम, तो क्या यही काम रह गया है कि पीएफआई आए, मुसलमानों को बोले कि एकजुट हो जाओ, विरोध करो, और यहाँ का मुसलमान चुप रहे? मेहताब उस्मानी पीएफआई के प्रवक्ता बन जाएं। सो कम टू द पॉइंट, पीएफआई पर कुछ बोल दीजिए। कल को घरों को कहने लगेंगे मुसलमानों के, आप आज दरगाह और मस्जिदों को कह रहे हैं, कल को पीएफआई को डिफेंड करने के लिए बैठे। मैं मानूं, आपको बोलूं कि मेहताब उस्मानी पीएफआई प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े। सरकार को नजर नहीं आ रहा कुछ, कोई भी उठ के, कोई ये सेना वो सेना, कोई भी उठ के कुछ भी बोल देगी। आप देश में सरकार को नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है देश में? पीएफआई क्या है? अच्छा ठीक है, पीएफआई क्या है सर? चलिए छोड़िए, मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम संगठन टाइम से बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली दंगों में इसका नाम था ना सर? पीएफआई पे लगाएंगे। पीएफआई शाहीन बाग में नाम आया, करौली, खरगोन, हाथरस, लव जिहाद क्या किया?
केरल में बैन किया गया, केरल में पूरा बर्बाद कर दिया पीएफआई ने। काम क्या किया उन्होंने? क्या संगठन है, क्या करता है पीएफआई, क्या करता है? अच्छा ठीक है, पीएफआई के प्रवक्ता, अब चलिए मैं अपने मेहमान, अपने दर्शकों को बता देती हूँ, भाई मेहताब उस्मानी साहब मुस्लिम स्कॉलर नहीं, पीएफआई के प्रवक्ता हैं जो पीएफआई को डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं। चलिए बताइए, आपका संगठन पीएफआई क्या किया उसने देश के लिए? देश के लिए पीएफआई की तरफ से क्या किया गया, प्लीज बताएं। आपने देश विरोधी क्या गतिविधि देखी पीएफआई की, पहले ये बताइए मुझे स्क्रीन पे। पहले आप बताइए, फिर मैं अपनी फेहरिस्त शुरू करती हूँ। नहीं आप बता रहे ना देश विरोधी, आप बताइए तो मेरी फेहरिस्त तो बहुत लंबी है। आप डेफिनेशन दीजिए ना कि मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए, आपके सवाल का जवाब मैं तुरंत देती हूँ। आपके पास क्योंकि आपको हिम्मत नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, आप लॉजिकल डिबेट करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मैं लॉजिकल डिबेट के साथ बैठी हुई सर ये 3 पन्ने पढ़ दूं? चलिए जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, आइए जरा ग्राफिक्स जरा, चलिए सर। सीए विरोध के नाम पर देश भर में भड़काई हिंसा, किसने? पीएफआई ने। शाहीन बाग मामले का मास्टरमाइंड कौन? पीएफआई। हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों से जुड़े सीधे तार। ईस्टर पर श्रीलंका को दहलाने वाला कौन आतंकी संगठन? पीएफआई। ईस्टर पर चर्च पर हुए हमले में 250 लोगों की जान गई, कौन जिम्मेदार? पीएफआई। 2012 में असम के कोकराझार दंगों में किसका नाम आया? पीएफआई। 2020 में हाथरस में की जातिगत हिंसा भड़काने की साजिश, किसका नाम आया? पीएफआई। दबोचे गए पीएफआई के 4 जिहादी जिन्होंने अपना गुनाह भी कबूल किया। जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर दंगा किसने कराया? पीएफआई। करौली और खरगोन दंगों में किसका नाम आया? पीएफआई। 2020 में बेंगलुरु में हुई हिंसा में किसका नाम आया? पीएफआई। हिजाब के नाम पर कर्नाटक को सुलगाने की साजिश किसने की? पीएफआई। देश भर में लव जिहाद के एजेंडा चलाने का आरोप किस पर है? पीएफआई पर। 2017 में केरल पुलिस ने एनआईए को सौंपे लव जिहाद के 94 मामले, 23 मामलों में सीधे पीएफआई का कनेक्शन। सर फेहरिस्त बहुत लंबी है, पूरा का पूरा 30 मिनट निकल जाएगा। मेरी फेहरिस्त बहुत लंबी है, आपके पास एक जवाब नहीं था, आपके पास एक सिंगल जवाब नहीं था जिसमें आप ये बता पाए कि पीएफआई ने देश के लिए क्या किया। आप बीजेपी की तरह बात कर रहे हो मैडम, आप न्यूज एंकर की तरह बात कर रहे हो। बीजेपी की बात नहीं है, मैं न्यूज एंकर हूं और मैं राष्ट्र की प्रवक्ता हूं। लेट मी क्लियर यू, मैं देश की प्रवक्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आपसे कुछ देर में मेहमान जुड़ेंगे। आपकी हिम्मत नहीं है कि राष्ट्र के प्रवक्ता के सवाल का जवाब आप दे सके, आप में हिम्मत नहीं है कि राष्ट्र के एक व्यक्ति के इस सवाल का जवाब आप दे सके, आप में हिम्मत नहीं है। आप मुझे बताइए, किसी भी मामले में न्यायालय ने दोषी करार दिया उनको? कोर्ट ने दोषी करार दिया किसी भी मामले में उनको दिया? अब तक काम बता दीजिए, एक मामले में बताइए दोषी करार दिया उनको? जबरदस्ती मैडम आप अपनी तरफ से बोलते हो। एक सिंगल काम बताइए, पीएफआई ने क्या किया है देश के लिए? बताइए क्या किया पीएफआई ने? एक सिंगल काम बता दीजिए। अरे साहब आप पीएफआई के प्रवक्ता हैं, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता आपने बना दिया। मैंने इतनी लंबी फेहरिस्त बतौर राष्ट्र के प्रवक्ता आपके सामने रख दिया। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप पीएफआई के एक किसी काम को बता सकें जो राष्ट्र के नाम हुआ, क्योंकि पीएफआई ने राष्ट्र का मतलब ही नहीं है पीएफआई के लिए। पीएफआई यहाँ पर बैठा हुआ वो आईएसआई है जिसका पूरा का पूरा आधार पाकिस्तान में बैठे अकाउंट से चलता है। अरे सर बस हो गया सर, बहुत हो गया, 5 मिनट से मैं आपको सुन रही हूं, कोई जवाब नहीं। इलॉजिकल तर्क। एचएस रावत साहब, फेहरिस्त इतनी लंबी थी और देखिए बहुत सिंपल सा सवाल था। मैंने ये भी कहा कि सरकार से भी मैं पूछूंगी और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज है, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, नहीं होता तो पैनल में कहूंगी उन्हें फोन लाइन पर जोड़ लें, उनसे सवाल पूछूंगी। मेरा सवाल सीधा सीधा है, इस देश की राजनीतिक पार्टियां मौन क्यों है? तो उसमें सभी पार्टियां आती हैं। मेरा सवाल यह है कि इस देश का मुसलमान मौन क्यों है? और यहां पर बैठे मेहताब उस्मानी साहब कहने को मुस्लिम स्कॉलर हैं, लेकिन बीते 10 मिनट से वो पीएफआई के प्रवक्ता बने बैठे हैं। एक बात वो नहीं बता पाए कि पीएफआई ने देश के लिए क्या किया है। एचएस रावत साहब, एचएस रावत साहब सुन लीजिए। मेहताब जी, आपने कहा था क्या अभी अजमेर शरीफ के ऊपर मुकदमा ठोक दिया है? ऐसे तो हर जगह मुकदमा शहर में जहां जहां आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा, जहां पर कब्जे किए, वो सब पर मुकदमा होने का योग तो बनेगा। इसके अलावा आपने कहा कि ऐसे तो मुसलमानों के घरों को भी ये बोलेंगे कि हमारे
बिल्कुल वो भी बोला जाएगा। वो इसलिए बोला जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों मकानों को कब्जा कर लिया गया है। अब उनको छुड़वाने के लिए भी तो कोर्ट में जाना पड़ेगा ना। वहां भी तो कोई ना कोई मेहताब उस्मानी बैठा होगा, वहां भी तो कोई ना कोई मेहताब उस्मानी बैठा है, उनको छुड़वाना पड़ेगा। अब रही बात एफपीआई की कि भाई पीएफआई की, कि पार्टी को नहीं बोलती, क्योंकि पार्टियों को इन मेहताब जैसे लोगों का जो कोई ना कोई पीछे की तरफ से स्लीपर सेल में काम करते हैं पीएफआई के लिए, ऐसे लोग चाहते हैं जो वोट इनका मिले और पार्टियों को वोट मिले। इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं जो इनके वोटों से उनका धंधा चल रहा है। इस वजह से वो बोलती नहीं है लाभनी जी, इस वजह से बोलती नहीं है, और कोई वजह नहीं है। नहीं तो लोग बोल देते हैं। मेहताब जी सुनिए, मैं बोलना मैं भी जानता हूँ, मैं चुपचाप आपको सुन रहा था कि आप कितना बोलोगे, लेकिन एक शब्द नहीं बोलने दूंगा आपको, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। या तो चुप सुन लो बातें। जब मैंने आपकी बातें सुनी थी तो आपको क्या आप बता रही है सुनने में? मैं बातों का जवाब दे रहा हूँ ना। आप लोगों ने मंदिर तोड़े तो मंदिर पर मुकदमे डलेंगे। आप लोगों ने लोगों के घर कब्जा किए, जमीन कब्जा की, तो उन पर मुकदमे डलेंगे। वो अधिकार बनता है। और महाराणा प्रताप सेना ने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है कि चिश्ती ने कितने लोगों की हत्याएं करी थी, कितने लोगों को मारा था। आज इसको पूजा जा रहा है कहीं ना कहीं। तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? यहाँ कौन से देवता के रूप में थे ये? चाहे गाजी बाबा की दरगाह हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे कोई भी है, अब इनको पूजा जा रहा है। जिन लोगों ने लाखों तादाद में कत्ल किए थे, कत्ल करने वाले लोगों को पूजा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, यही सबसे बड़ा सवाल है। जरा अविनाश जी के पास भी जरा उनका रिएक्शन भी ले लेते हैं। आती हूँ रावत साहब, आपके पास भी आ रही हूँ। मैं तो आपके साथ भी कंटिन्यू करती हूँ। संकेत जी को जल्दी जोड़ने की कोशिश करें पैनल। इस बीच अविनाश जी भी हमारे साथ जुड़े। अविनाश जी देखिए, जिस संगठन को हाईकोर्ट ने कट्टरपंथी कहा हो, जिसका कई जगहों पर सीधे सीधे जिसकी संलिप्तता राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पाई गई हो, जिस पर लगातार एनआईए की भी नजर है, उस संगठन का इस तरीके से सीधे तौर पर कोर्ट पर सवाल खड़ा करना, कोर्ट को नसीहत नहीं इसे धमकी कहा जाएगा। नसीहत, मैं भी पहले कुछ गलत शब्द इस्तेमाल की थी, मैं वापस लेती हूँ, मैं कहूंगी धमकी है कोर्ट को, सीधे सीधे देश के लोगों को धमकी है ये। लाडी जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, 2-3 फैक्ट्स रखूंगा जो कि बिल्कुल पुरानी फैक्ट्स और सब जानते हैं। इस देश का बंटवारा एक बार हिंदू मुसलमान के नाम पे हो चुका है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये कहना कि वो धन की राजनीति कर रहे हैं, ये गलत होगा, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टी तो उसके बाद बनी है, देश की आजादी के बाद बनी। कांग्रेस एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटा। तो अगर कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति कर रहा है तो ये कांग्रेस कर रही है। और जो पीएफआई का रूप आप देख रहे हैं, या आसमानी उस्मानी का जो आप रूप देख रहे हैं, वो 70 साल का जो अपीजमेंट है, जो तुष्टीकरण की राजनीति रही है, उसका ये औलाद है, उसका ये फलस्वरूप। अब आपको एक और बात बता दूं बहुत खुल करके, कोई इबादत के लिए अल्लाह नहीं है। उस्मानी जैसे लोग और पीएफआई जैसे लोग के लिए अल्लाह नहीं, सिर्फ अल्लाह है। इनका काम है सिर्फ हल्ला करना। आप ये देखिए कि ये देश के दुश्मन है, और जहां भी ये बहुमत में है, चाहे वो मल्लापुर का डिस्ट्रिक्ट हो जहां पे इन्होंने मंदिरों में घंटा बजाना बंद कर दिया था, और मुझे तो वो भी दिन याद पड़ता है लावनी जी, आप खुद इस बात की साक्ष्य है कि एक मौलाना आपके घर के अंदर आकर के नमाज पढ़ने की धमकी दे रहे हैं। तो इनका ये चरित्र रहा है, ये रेलवे स्टेशन को हथियाना चाहते हैं, ये रोड को हथियाना चाहते हैं। आप देखिए जुमे की नमाज के दिन पूरे देश में क्या हाल रहता है। तो 70 साल से इन्होंने सिर्फ लूट खसोट की राजनीति की है, कोई अल्लाह नहीं है, सिर्फ अल्लाह है। नंबर 3, आप ज्ञानवापी में ये तो होना ही था, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और इधर आसाम से लेकर गुजरात तक देश के चारों कोने में जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से मजबूत सरकार आई है, जब से मजबूत गृह मंत्री आए हैं, तब से इनका धरपकड़ चालू है। उसके फलस्वरूप अब 2 तरह के आतंकवादी सामने आने लगे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में भी साबित हो रहा है। एक होता है स्लीपर सेल, जो आपने देखा गोरखपुर के मंदिर के बाहर वो आईआईटी का ग्रेजुएट जो औजार लहरा रहा था, और दूसरा होता है हाइब्रिड टेररिस्ट। तो ये जो स्लीपर सेल वाले जो टेररिस्ट है और ये जो हाइब्रिड वाले जो टेररिस्ट है, ये सब मुल्ला मौलाना या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं या टायर का पंक्चर बना रहे हैं। ये लोग पीएफआई के मेंबर है, और देश में कहीं ना कहीं ये बराबर उन्माद
और कहीं ना कहीं रैट का प्लान करते हैं और उसको यही ये तो सवाल है ना अविनाश जी, जब सब कुछ क्लियर एंड कट है। संकेत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत जी बहुत बहुत स्वागत, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं। संकेत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? संकेत गुप्ता सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन पा रहा हूँ। संकेत जी स्वागत है आपका। और बहुत जिस तरीके की परिस्थिति अब ज्ञानव्यापी पे बनती जा रही है, भैया कोर्ट में मसला है, कोर्ट में चल रहा है, सब कुछ कोर्ट से होना चाहिए, लेकिन पीएफआई सामने आ गया। वो कह रहा है कि कोर्ट प्रक्रिया से अगर लड़ाई होगी तो अराजकता फैलेगी। कोर्ट को धमकी दी जा रही है, देश को धमकी दी जा रही है, देश के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। आपसे सवाल मेरा ये है कि सब कुछ क्लियर एंड कट है, देखते हुए जानते हुए भी आपका तंत्र स्वतंत्र है, फिर भी क्यों पीएफआई पर आप बैन नहीं लगा पा रहे? किस बात का डर है? किस बात का? देखिए, किसी बात का डर नहीं है। पीएफआई की आपराधिक गतिविधियां और पीएफआई के जिस तरह ये एक धर्म को भड़काने का काम पीएफआई कर रही है, इसका संज्ञान पूरा ले लिया गया है। पीएफआई के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। सीएए प्रोटेस्ट में भी उनकी मुख्य भूमिका रही और कितने सारे दंगों को भड़काने के लिए पीछे फाइनेंस में पीएफआई का नाम आया है। अब ज्ञानव्यापी मंदिर का जो एक साधारण सा मामला जो कोर्ट में चल रहा है, जिसमें सभी कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, उस बीच में पीएफआई के द्वारा इस तरीके का बयान बेहद शर्मनाक है, ऑफेंसिव है। इट इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ राइट निंदा और ये करेंगे या कुछ करेंगे भी आप होगा। लोग? निंदा का दौर तो पता नहीं कब से देखते आ रहे हैं, आप लोग निंदा तो कर रहे हैं। मेरा सवाल इसीलिए आज आपसे है, आप सरकार में, मैं बार बार कह रही हूँ, आपका तंत्र स्वतंत्र है, किसी ने आपके हाथ नहीं बांधे, क्यों नहीं बैन आप कर पा रहे हैं? किस बात का इंतजार हो रहा है? निंदा तो आप लोग कर रहे हैं, बैन करिए ना, एक्शन लीजिए। बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। इस बयान का पूरा संज्ञान लेकर पूरा एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जल्द ही पीएफआई के इस बयान पर क्या एक्शन लिया गया ये आपके समक्ष में आ जाएगा। इस बयान से न केवल एक धार्मिक क्या एक्शन लिया जाएगा? और एक एफआईआर लॉन्च करेंगे, सलाखों के पीछे डाल देंगे कुछ लोगों को, बस नहीं, जो अगर बीमार का इलाज कर देंगे आप, तो बीमारी कैसे हटाएंगे? मेरा सवाल तो ये है ना, आप बीमार का इलाज तो करने के लिए तैयार है, बीमारी कैसे हटाएंगे? बीमारी को जड़ से हटाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे स्टेप लेती है। हमें माननीय गृह मंत्री जी पर पूरा भरोसा है, मामला उनके संज्ञान में है और हमारी फोर्सेज और हमारी एजेंसी इस पर मिलकर बहुत अच्छा कोई आपको जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। पीएफआई के खिलाफ बहुत ही अच्छा कोई स्टेप हम लेने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि स्टेप लेने जा रहे हैं। मेहताब उस्मानी साहब, देखिए अभी आप बहुत देर से पूछ रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष कौन रखेगा, आपने मुझे बना दिया था प्रवक्ता आ गए, उन्होंने दे दिया आपको जवाब। चलिए, उन्होंने तो ये बात बोल दी कि एक्शन लिया जाएगा, यही आप पूछ रहे थे। मेरा सवाल आपसे दोबारा और पुनः वही होगा कि आप क्यों नहीं कंडेम कर रहे हैं ऐसे चरमपंथी संगठन को जो खुलकर इस देश के मुसलमान को भड़काता हो, जो मेहताब उस्मानी की सोच और विचार पर भी सवाल खड़ा करता हो? आपको तो ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह में विश्वास नहीं करते, हल्ला में विश्वास करते हैं। मेहताब उस्मानी जैसे हल्ला करते हैं। देखिए, हम परमपिता परमात्मा भगवान में विश्वास करते हैं। ठीक है ना, लिमिट में बात कीजिए, जितनी औकात है उतनी बात कीजिए। मैं कोई भगवान का उंगली नहीं उठा रहा, फालतू मत बोलना, फिर मतलब ठीक है ना, ढंग से बना, फालतू मत बोलना। अल्लाह अल्लाह क्या अल्लाह अल्लाह। किसी भी समाज को उकसाने का काम अगर ये कोई लोग करते हैं तो पीएफआई जैसे तब करते हैं। ठीक है संकेत जी, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ संकेत जी आपके पास। मेहताब उस्मानी साहब और अविनाश जी को आमने सामने लेकर जा रहा है, आप क्यों नहीं? अरे मैं गिनवा रहा हूँ मेंबर गिनो पीएफआई के करते हैं। आप तो उसी तरह क्यों नहीं करते हैं आप? सुन लो यार, अभी सुन तो लो भाई, सुनो लो, ये पीएफआई के मेंबर गिनवा रहा हूँ। पीएफआई आप जो भी है ना, तो आप जो भी है बीच में अल्लाह को मत लगाइए, मैं बार बार समझा रहा हूँ आपसे। देखिए, ठीक है ना, इस तरह की हिंसा को भड़काना जिसपे पीएफआई का सीधा हाथ है, उस अरे यार ये बोले जाएंगे, किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे, बिना मतलब झूठी बात बोल रहे हैं बैठ के यार। आप बोलिए मेहताब साहब, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलने दे तभी तो बोलने नहीं दे रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं बीच में। एक सेकंड अविनाश जी, आप आमने सामने जरा मेहताब जी को बोलने देते, बोलिए मेहताब जी बोलिए। सुन लीजिए, पीएफआई के कार्यकर्ता गिना दो, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया ध्रुव सक्सेना, बीजेपी का कार्यकर्ता। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा आरएसएस का कार्यकर्ता चमन लाल। पाकिस्तान के लिए बताइए, पीएफआई को बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान भाई टॉपिक पे रहिए ना उस्मानी जी, बीजेपी का यूथ टॉपिक पे रहिए।
अरे सुन लीजिए आतंकवादी आरएसएस का बहुत सारे कार्यकर्ता हैं संगठन। आप आरएसएस और पीएफआई का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगी मैं, क्लियर होइए। आरएसएस और पीएफआई का कंपैरिजन करने से पहले आरएसएस और आरएसएस के बारे में जानिए। आरएसएस और पीएफआई का कंपैरिजन करने से पहले आरएसएस के बारे में जानिए। आरएसएस की दुनिया की एक ऐसी स्वयंसेवी संगठन जिसका विश्व पटल पर जिसका अभिवादन किया गया। कांग्रेस पार्टी में नेहरू जी ने आरएसएस को खासतौर से 26 जनवरी की परेड के लिए इनवाइट किया। आरएसएस को जब देश में बाढ़ आती है तो अपनी जान जोखिम में डालकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने जाते हैं। जो पत्थर फेंकते हैं, जो सेना पर पत्थर फेंकते हैं, जब वो बाढ़ में फंसे थे ना तो आरएसएस ही पहुंचा था। जब केरल में बाढ़ आई थी तो वहां पर सबसे पहले अगर कोई पहुंचा था संगठन तो वो आरएसएस था। आरएसएस स्वयं सेवी संगठन। लेट मी क्लियर यू मेहताब उस्मानी, आई विल नॉट लेट यू अलाउ कि आप पीएफआई का कंपैरिजन आरएसएस से करें। तर्कों पे बात कीजिए, तर्कों पर बात कीजिए मुझसे पहले। आप पीएफआई के बारे में और आप आरएसएस से कंपैरिजन कर रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप पीएफआई के बारे में एक शब्द बोल सके। आप यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर नहीं पीएफआई के प्रवक्ता बनकर बैठे। क्या किया आरएसएस ने? मैंने इतने काम गिनवा दिया, अभी तक 30 मिनट बीत चुका है। पीएफआई ने देश के लिए क्या किया? आपके पास एक जवाब नहीं है। 30 मिनट बीत चुका है, देश के लिए क्या किया है पीएफआई ने? आपके अंदर जवाब नहीं है आपके पास। एक्सपोज होते हैं आप जैसे लोग। सही कहा जाता है, आप जैसे लोग ही हैं जिनकी वजह से ऐसे संगठन फलते फूलते। संकेत जी आइए, आपको चैलेंज हो रहा है। आपकी सरकार है और ये आपको चैलेंज है। संकेत गुप्ता जी, ये बीजेपी की सरकार को चैलेंज है कि ऐसे लोग जो देश के लिए देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता रखते हैं और यहाँ बैठ के आरएसएस और पीएफआई का भी कंपैरिजन करने लगते हैं, आपको ये चुनौती दे रहे हैं। संकेत गुप्ता, इनको जो मदरसों में बताया जाता है न्यूज पे आके ये बोलने लगते हैं। संकेत गुप्ता, देश के साथ देशद्रोह डाटा नहीं हो सकता। जो लोग टेरर फंडिंग करते हैं, जो लोग देश में दंगा फैलाने की बातें करते हैं, तो सरकार क्या कर रही है? आपकी टेरर फंडिंग हो रही है, सरकार कहाँ बैठी है? देने वाले लोग, मैं तो ये कहूंगा वो भी अरे इतना बड़ा साथ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। आपने बदलते समय का प्रबंध देखा है कल जहाँ जब यासिन मलिक को हो या कोई भी ताउम्र कैद की सजा मिली है। आपने देखा है कि कोर्ट ने ताउम्र कैद की सजा दी है। बात मैं फंडिंग में उसी तरीके से लॉ अपना कोर्स ले रहा है और पीएफआई के लोग भी नहीं बचेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। पीएफआई के हौसले बुलंद ने और अमित शाह ने पीएफआई को बैन करने में इन सब स्टेटमेंट के लिए बहुत देरी कर दी है। बहुत ठीक है संकेत जी, देखिए संकेत जी, फेरिस्त आप बहुत बार बार बोल रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना, आप लोग तैयार कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, कंडेम करते हैं, आपने ये किया वो किया, बैन नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। एचएस रावत साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, मुझे याद है कि आज से, क्योंकि मेरा और आपसे जो डिबेट का नाता रहा है अप्रॉक्सीमेटली अब 10 साल होने को आए हैं, और मुझे याद है कि जो लव जिहाद का मसला है, बीते 6-7 सालों में मैंने और आपने बहुत सारी डिबेट्स की हैं, और मुझे याद है रावत साहब आपने कहा था कि इस देश में एक वक्त आएगा कि जब पीएफआई के लिए जो लोग अभी चुप हैं धीरे धीरे देखिएगा प्रवक्ता बन बैठेंगे और आगे विद्वान लगाएंगे। रावत साहब, आपकी कही हुई बात आज सच हो गई। लावनी जी, पहले तो मैं जवाब दे दूं अपना उस्मानी साहब का, ये जो नाम गिनवा रहे थे ना कि ये नाम ये आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, सुन लो यार, अरे सुन लो पहले, ये सारे के सारे मुसलमान थे और मुसलमान आरएसएस में घुस गए कुछ लोग, और वो नाम बदल करके वो कर रहे हैं ये काम। अभी भी मैं आरएसएस को अलर्ट करता रहता हूँ कि मुसलमानों पे यकीन मत करो इनके ऊपर। मैं अभी भी अलर्ट करता हूँ आरएसएस को मैं अलर्ट किया, और मैंने पहले भी किया, सुदर्शन से अलर्ट किया था कि आप इन पर विश्वास करोगे और आरएसएस के अंदर घुसेंगे, आपको बदनाम करेंगे और ये पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। ये मैं तो कह रहा था, मैंने बहुत पहले डिबेटों में भी कहा है, मैंने तो पहले ही कहा था, मेरा तो यकीन नहीं, और आज आप वही बात कर रहे हो कि आरएसएस के अंदर इस तरह के लोग घुसे हुए हैं। लोग नहीं घुसे हुए, आप लोग जिहादी लोग घुसे हुए हैं। ये तो आपकी गलती है ना, और रही ये तो गलती आपकी, आपके मेंटल लेवल को समझता हूँ ना,
आपकी जो थोड़े ना झुकाने के लिए कहा, आयात हमने तो बैंड गिरा के किसने क्या किया, इसलिए मुझे हमने पता आपको है लिस्ट दे दी, आपके इनके खिलाफ खून के कार्रवाई अंदर करो। जिहाद भरा हुआ है, आपके खून बिल्कुल के भरा अंदर है। देशद्रोह भरा हुआ है। आप वोट निकाल हिंदुस्तान में दो, जरूर खरीद रहते से हो, हमारे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के बारे में वोट सोचते निकाल नहीं दो हमारा। हो। इसलिए मैं भारतीय जनता हमारे पार्टी को वोट कहना निकाल चाहता दो। हूँ, PFI को तुरंत बैन करो, और जो इस बिल्कुल प्रकार के करो। जो सपोर्ट करने वाले बिल्कुल लोग हैं करो। उस्मानी जैसे, उनको भी अरेस्ट करो। जो उनको सपोर्ट करते हैं उन सबको अरेस्ट करो, कर लो अरेस्ट। क्योंकि जैसे कर दो। दानिश कुरैशी को तुम्हारा अरेस्ट काम किया ही है ऐसे इनको भी अरेस्ट अरेस्ट करना। करो सबको, तुम अरेस्ट कर लो, क्योंकि फांसी ये दिलवा दो। लोग इन लोगों की वजह से बगावत फैलती है। अरे मुंह बंद कर ये दो। अगर मुसलमानों मुंह को बंद करना, भड़काते हमारा हैं, फांसी दे दो। जो फांसी दे दो इनोसेंट ना, मुंह बंद करना मुसलमान हमारा है तो। उनको भड़काने की फांसी दे कोशिश दो, करते हमारा मुंह बंद करना हैं। है। और जितना आपको शर्म नहीं आप आती, विश्वास रास्ते में चलाते हो लोगों को। RSS जितना विश्वास इनके ऊपर करेगी उतना उनको RSS को नुकसान होने वाला है। अभी देखो यहाँ नाम गिना दिए इन्होंने, लेकिन ये सारे के सारे जिहादी लोग थे जो कहीं ना कहीं RSS में घुस करके पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे। RSS एक देशभक्त संगठन है, RSS हमेशा काम करता है, RSS मुसलमानों की जान बचाता है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी, वहां पर भी मुसलमानों को बचाया था। आप सुन लीजिए, एक मुसलमान संगठन बता दो जो PFI जैसा हो, सिम्मी जैसा हो, कोई भी जो हिंदुओं को कहीं बचाने की मदद करता हो। या आपके फितरत में, या आपके खून के अंदर है। केरल के अंदर भी हमने मस्जिद जब बह गई थी तो हमने मंदिरों को खोल दिया था आपकी नमाज अदा करने के लिए। इसलिए ये फर्क है हिंदू और मुसलमान के अंदर। इसलिए उस्मानी साहब, देश के लिए काम करो, ऐसे लोगों को नकारो, PFI जैसे संगठनों का विरोध करो, उनकी सपोर्ट मत करो। अगर सपोर्ट करोगे आप, अगर आप सपोर्ट करोगे तो आप भी निशाने पर आओगे, आपको भी अरेस्ट होना मेहताब पड़ेगा, उस्मानी साहब, क्योंकि आतंकवादी मेहताब उस्मानी साहब, मेहताब साहब, ये सवाल, मेहताब साहब सुनिए, ये सवाल मेरा भी संकेत गुप्ता से था, ये सवाल मेरा भी सरकार से है और मैंने वही सवाल किया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेहताब जी अब इस डिबेट का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं, या शायद उनके पास सवालों का जवाब नहीं है। जरा पैनल चेक करें, मुझे लगता है कि उनके पास शायद सवालों का जवाब नहीं है। देखिए, यहीं पर तय हो जाता है। मेहताब उस्मानी साहब के पास शायद हमारे सवालों का जवाब नहीं था। मेहताब साहब ने कान से एयरफोन निकाला और वो कट गए। आप पैनल जरा मुझे क्लियर करें कि क्या क्या ये कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है? पैनल क्लियर करें। चलिए, ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये सच्चाई है। कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। और मैं इसीलिए कह रही हूं कि ये सवाल ऐसा सवाल है जिसको मैंने सरकार से भी पूछा, और मेरा पहला सवाल संकेत जी से यही था। जब संकेत यहां नहीं थे तो भी मैंने कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आएंगे तो मैं यही सवाल करूंगी। लेकिन अविनाश जी, मेरा सवाल मेहताब उस्मानी जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स, जो सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर्स हमारे यहाँ आते हैं, या हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जब कभी भी PFI जैसे संगठन की बात आती है या फिर चरमपंथ की बात आती है, वहां पर पूरा का पूरा नजरिया ही बदल जाता है, वहां एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं होते। फंडामेंटलिस्ट PFI की बात कर रही हैं और फंडामेंटल की बात नहीं कर रही हैं। फंडामेंटल ये है कि इनके कुरान में लिखा हुआ है, ये मलिक शलेब को मदरसे में ही पढ़ाया जाता है कि काफिर को तुम्हें गर्दन काटना है, मंदिर को ध्वस्त करना है, उसके स्थान को तुम्हें मस्जिद बनाना है, हर जगह लूटपाट करनी है। और आए भी थे ये लुटेरे, लूटपाट करने हिंदुस्तान आए थे। कितनी दुख की बात है कि ये हिंदुस्तानी मुसलमान अपने आप को औरंगजेब से और मुगलों से जोड़ रहा है और ज्ञानवापी में बढ़ावा दे रहा है ऐसे तत्वों को जो आतंकी तत्व है। तो हम फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं उनको ना देखें, हमें फंडामेंटल को देखना है। और बीजेपी से मेरी गुजारिश है कि वो फंडामेंटलिस्ट को ना पकड़े, वो फंडामेंटल को पकड़े। जो आसाम में जैसे मदरसे बंद किए जा रहे हैं, उसी तरह से देश में सारे पूरे देश में मदरसों को बंद करना चाहिए। और इस तरह की पढ़ाई जो लोगों की मानसिकता को एक टेररिस्ट मानसिकता बनाती है, उसको बंद करनी चाहिए। संकेत, आपसे सवाल ये, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये बात अविनाश जी ने भी उठाई और ये बात डॉक्टर रावत ने भी कही कि जब कभी भी हम ऐसी परिस्थितियां देखते हैं, तो अभी हम कुछ स्टेट्स में देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स कह रही हैं कि मदरसे में राष्ट्रगान कंपलसरी करो, मदरसे की स्क्रूटनी होनी चाहिए, सरकारी अनुदान बंद हो। सेंट्रल लेवल पर इसे लेकर क्यों नहीं कोई
कोई कार्यप्रणाली तैयार हो रही है, कोई नीति तैयार क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं एक बार में ऐसा हो जाता है कि सभी मदरसों में, अलग अलग स्टेट नहीं, सभी मदरसों को ना तो कोई सरकारी अनुदान मिलेगा और राष्ट्रगान भी कंपलसरी होगा, और उनकी स्क्रूटनी भी होने के लिए बाकायदा एक ऑथराइज्ड बॉडी तैयार होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब इस देश में अल्प कल्याण मंत्रालय या किसी आयोग की जरूरत है, क्योंकि अल्पसंख्यक का तो मतलब ही नहीं रह गया। यहाँ तो 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, अब तो जरूरत पड़ गई है ऐसा मंत्रालय, ऐसा आयोग बनाइए जो मदरसों की स्क्रूटनी करे। ये जरूरत है, ये समय की मांग है। संकेत, देखिए, आपने जो भी कहा ये सब बातें हमारे सबकी नॉलेज में है। माननीय योगी जी ने जिस तरह मदरसों में राष्ट्रगान और मदरसों की स्क्रूटनी के लिए भी बोला है, और जिस तरह एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा उन्होंने क्रिएट करने की बात की है कि जनगण मन जब मदरसों में बोला जाएगा तो जो उन बच्चों को बहकाया जाता है, जो एक उन बच्चों को सर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि क्यों स्टेट गवर्नमेंट, क्यों अकेले उत्तर प्रदेश की बात हो, क्यों अकेले असम की बात हो, यहाँ पूरे देश की बात हो रही है। पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके मार्फत कोई कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, मैं एश्योर करता हूँ जल्द ही पूरे देश में कोई भी इस तरह का कोई भी कदम, अच्छा कदम जो देश की भक्ति और राष्ट्रीयता के लिए समर्पित कदम होगा, ऐसा कदम भारतीय जनता पार्टी जरूर उठाएगी। और जहां तक की बात है पीएफआई की, जिस तरह पीएफआई लोगों को भड़का रही है, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज का युवा पीएफआई की बातों में आने वाला नहीं है। ज्ञानवापी के सर्वे से सभी लोग, मेहताब उस्मानी साहब अभी बैठे हुए थे, चले गए, सवाल का जवाब नहीं था। आपने देख लिया ना क्या असर हो रहा है। मेहताब उस्मानी अभी चले गए ये शो छोड़ के, क्यों छोड़कर चले गए? आप कह रहे हैं कि कोई असर नहीं हो रहा है, असर हो रहा है, ये आपको देखने की जरूरत है। मंजिल तक भी पहुंचाया जाएगा। यही तो देखिए, एक ये भी परेशानी है, एक ये भी परेशानी है। रावत साहब और अविनाश जी से मेरा सवाल होगा, फिर मैं समापन करूंगी। यहाँ पे रावत साहब, सवाल ये भी है कि देश की पॉलिटिकल पार्टीज को भी तो वोट बैंक चाहिए ना। पीएफआई के लिए यही बात मैं कह रही हूं ना कि बीमार का इलाज हो रहा है, बीमारी का नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी वोट बैंक दिख रहा है। तंत्र स्वतंत्र है, फिर भी सिर्फ निंदा होगी। रावत साहब, मैं समझ रहा हूं, मैं तो अभी संकेत गुप्ता जी को यही कह रहा हूं कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि आज का युवा इनके बहकाने में नहीं आने वाला है। ये जितने भी पीएफआई के अंदर जो भर्ती हो रहे हैं ना, और जितने भी आईएसआई में हिंदुस्तान से भर्ती होकर के जा रहे हैं, चाहे केरल से होकर के जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र होकर जा रहे हैं, वो सारे ही सारे युवा हैं। इसलिए सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। और आजकल युवाओं का ब्रेन वॉश बहुत जल्दी किया जा रहा है, और युवा लड़का और लड़की दोनों ही भर्ती हो रहे हैं। कलबुर्गी में एक हिंदू लड़के को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता था। ये आज की कहानी आपको बता रही हूँ। राजस्थान से लव जिहाद की कहानी आई है, कर्नाटक में हिजाब विवाद हो रहा है। धीरे से आप चेक करवा लीजिए, पीएफआई का नाम आना ही आना, ये तय है सर। ऑल इज क्लियर। अविनाश जी प्लीज। देखिए, मैं ये क्लियरली बता रहा हूं कि हर शुक्रवार को हर मस्जिद के लाउडस्पीकर से एक ट्यूटोरियल होता है जिसमें जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो बताए जाते हैं, और वहीं से ये फंडामेंटलिस्ट हर दिन हर वीकली पैदा लेते हैं। हर शुक्रवार को इनको फंडामेंटल बताया जाता है। आप देखिए, ये डरने की बात नहीं है, पर बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसमें ये वेट कर रही है कि कम से कम 50% पोलराइजेशन हो जाए, उसके बाद हम कोई कदम उठाएंगे। ये बीजेपी की जो राजनीति है, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे बैकफायर करेगी। देश के लिए घातक है, ये देश के लिए घातक है। और इसीलिए आज मैंने पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर मैंने किसी भी विपक्ष को नहीं रखा संकेत जी, क्योंकि विपक्ष अपना काम कर रहा है, उनका एजेंडा फिक्स है। इस देश को आपसे उम्मीद है, इस देश ने प्रचंड बहुमत के साथ आपको दोबारा सत्ता दी है, और इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में जो कोई भी इस देश की जड़ों को काटने की कोशिश कर रहा है, उसकी जड़ें काटने का ये वक्त है। ये आपको तय करना है, कितनी जल्दी, कितने समय में। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े। समय की कुछ बाध्यता है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ज्ञानवापी का मसला अगर न्यायालय की दहलीज पर चल रहा है और अगर पीएफआई इसमें एंट्री कर रहा है तो ये अच्छे संकेत नहीं है। ये सीधे सीधे एक संदेश है देश के लिए, सावधान हो जाइए। उम्मीद करते हैं सरकार भी इस बात को समझेगी। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।